बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, पिछले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो था नॉइज़ पोल्यूशन। टॉपिक नंबर 1.5 था, यानी कि 11.5। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 11.6 है और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अकस्टिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ अकस्टिक्स। अकस्टिक का मतलब क्या होता है? सूती। ठीक है, जिस तरह के इसको उर्दू में जो बुक वाले ने नाम दिया है उसका मतलब है सूती निगहबानी। बच्चों, उर्दू में इस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? सूती निगहबानी। ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उर्दू की जो बुक्स हैं या उर्दू में इसको क्या कहते हैं? सूती निगहबानी। इम्पोर्टेंस ऑफ अकस्टिक्स। अच्छा बच्चों, अब इसका मतलब क्या होता है? देखें, हमने जो पीछे कल टॉपिक पढ़ा उससे पीछे पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारा कुछ पढ़ा। अब उससे आगे हम आते हैं, हम चलते हैं उसी को लेके कि जिस तरह नॉइज़ पोल्यूशन थी, शोर की आलूदगी थी, फिर हमने देखा कि शोर की आलूदगी के नुकसानात क्या हैं, उसके इंसान की ज़िंदगी पर असरात क्या हैं, वो पैदा कैसे होती है। इसी तरह बच्चों, आपके पास जो ऐसे जितनी भी साउंड हैं जो कि हमारे लिए क्या साबित होते हैं? नुकसानदेह साबित होते हैं या अनडिज़ायरेबल होते हैं, जो हमें सही समझ नहीं आते। यानी कि अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो रिफ्लेक्शन की आवाज़ ऐसी है कि हमें वो आवाज़ जब हम तक पहुँचती है तो वो हमें समझ ही नहीं आती। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं? तो इस सिचुएशन के अंदर हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं और वो मेथड क्या होता है कि हम किसी भी अनडिज़ायरेबल साउंड को एक सॉफ्ट या पोरस सरफेस के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब साउंड आपके पास जब एक सरफेस है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि आप बोल रहे हैं तो रिफ्लेक्शन बार बार होकर आपके कानों को वो आवाज़ गूंज रही है, बार बार आपके कानों तक पहुंच रही है और उस वजह से आपको वो साउंड साफ सुनाई नहीं दे रहा, वो आवाज़ आपको साफ सुनाई नहीं दे रही। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं? एक सॉफ्ट सरफेस लेते हैं या फिर एक पोरस सरफेस लेते हैं जिसके ज़रिए वो जो अनडिज़ायरेबल साउंड है वो क्या हो जाता है? जज़ब हो जाता है और आप तक जो पोर साउंड है वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसा तरीक़ाकार उर्दू में देखें, इसका मतलब क्या है कि ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर हम अनडिज़ायरेबल साउंड को, जो नाखुशगवार आवाज़ है, उसको एक पोरस सरफेस यानी कि गैर महफूज सरफेस या एक नरम सरफेस के ज़रिए जज़ब कर लेते हैं, तो उस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? सूती निगहबानी या इम्पोर्टेंस ऑफ अकस्टिक्स। फिर बच्चों सुने, ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर नाखुशगवार साउंड को जज़ब किया जाता है। कैसे? एक नरम सरफेस के ज़रिए, सॉफ्ट सरफेस के ज़रिए या पोरस सरफेस के ज़रिए। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? अकॉस्टिक्स ऑफ साउंड या सूती निगहबानी। अब इसकी डेफिनेशन बच्चों अगर बनती वो क्या बनती है? The absorbing of undesirable sound, the absorbing of undesirable sound by soft or poor surface is called importance of acoustics। ठीक है बच्चों, देखो
द ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व का मतलब होता है जज़ब करना, ऑफ अनडिज़ायरेबल साउंड, नाखुशगवार साउंड को जज़ब करना किसी भी प्योरस या सॉफ्ट सरफेस के ज़रिए, उस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ अकस्टिक कहते हैं। अब तो देखो हमारे पास जब रिजिड बॉडी होती है तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। रिजिड बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन बच्चों क्या आती है? बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह के आपके पास ये वॉल है, ठीक है, दीवार है, तो दीवार खाली कमरा जब आपके पास रूम होता है तो क्या होता है कि बच्चों आप जब बोलते हो तो वो बार बार आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आपके कानों तक आती है। यानी कि एक अब उसमें क्या है कि वाल है ना, वाल के ऊपर आवाज़ जाके टकराती है। अब वाल क्या है? रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी जो भी है उसके ऊपर जब साउंड रिफ्लेक्ट होगा, उसके ऊपर जब साउंड पड़ेगा तो उसकी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है, इधर देखें कि रिजिड बॉडी जो होती है, ठीक है, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है। रिजिड बॉडी क्या होती है? बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है। समझ आ रही बात? या आपके पास जो रेगुलर जो आपके पास शेप होती है या बॉडी होती है, वो भी क्या होती है? बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है। कैसे कि बच्चों जब आपके पास रिजिड बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन होती है तो वो बार बार रिफ्लेक्ट होके, जिस तरह की ये दीवार है, वाल है, ये देखो आई दीवार टकराई, फिर गई, फिर आई टकराई, फिर आई टकराई, तो ये बार बार रिफ्लेक्ट होके आपके कानों तक आवाज़ क्या हो रही है? गूंज रही है। जब बार बार आपके कानों तक एक ही आवाज़ पहुंचेगी तो बच्चों आपको आवाज़ सही सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो गया है। जब रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो वो साउंड क्या हो जाएगा? अनडिज़ायरेबल। वो साउंड क्या हो जाएगा? अनडिज़ायरेबल। और वो फिर आपको साउंड जो है वो सही अच्छी तरह सुनाई नहीं देगा, वो कानों को नाखुशगवार महसूस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस मेथड के लिए रिजिड बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिजिड सरफेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रिजिड सरफेस बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है। जब रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से आपके कानों तक वो गूंज लगेगी, पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपके पास साउंड होगा वो अनडिज़ायरेबल बन जाएगा, और अनडिज़ायरेबल साउंड जो है वो आपको सुनाई यानी कि सही समझ नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो जो सॉफ्ट सरफेस होती है वो बच्चों क्या होती है? बैड रिफ्लेक्टर होती है। ठीक है, और दूसरा वो क्या होती है? इर्रेगुलर। अपसर्ड सरफेस के ज़रिए बच्चों क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होती है वो कम होती है। ठीक है, सॉफ्ट सरफेस के अंदर बैड रिफ्लेक्शन मतलब होता है स्मॉल रिफ्लेक्शन या रिड्यूस द रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि सॉफ्ट सरफेस के ऊपर क्या होता है? जिस तरह आपके पास सॉफ्ट सरफेस में मिसाल दूँ तो आपके पास है रग्स। ठीक है, रग्स मतलब क्या होती है? रग्स मतलब आपके पास जो मोटा कंबल होता है, मोटी खाल होती है, अब वो नरम होती है ना, उसके अंदर साउंड जज़ब हो जाता है। इस तरह इस बुक वाले ने एक और नाम भी दिया हुआ है और वो है ड्रैपरीज। ड्रैपरीज, ठीक है, ये मोटी खाल जो होती है ना, मोटी खाल राग, जिस तरह कंबल, मोटा कंबल होता है उसको कहते हैं। और ड्रैपरीज का मतलब बच्चों क्या होता है? जो आपके पास वो आप स्टेज ड्रामे आप देखते हैं, जब कोई आपका फंक्शन होता है तो पीछे बड़े बड़े लंबे लंबे पर्दे जो नहीं होते, पर्दे लटकाए होते हैं, इतने मोटे मोटे पर्दे। ठीक है, समझ आ रही है? वो वाले जो होते हैं, वो कहते हैं अगर आप इनको उस कमरे के अंदर लगा दो, या इनको जब कमरे या किसी हॉल के अंदर लगा देते हो तो जो साउंड होता है उसकी रिफ्लेक्शन फिर बहुत कम होती है। उसकी क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जब आप बोलते हो तो वो कुछ ना कुछ वो शॉर्ट यानी कि वो जो पर्दे लगे होते हैं उनके अंदर जो साउंड जज़ब होता है और कुछ आप तक पहुंचता है, तो फिर आपको आवाज़ क्या होती है? सही सुनाई देती है। ठीक है, तो कहता है कि
जो रिजिड बॉडी की हमने बात की, फिर हमने सॉफ्ट सरफेस की बात की। इसका मतलब ये है कि रिजिड बॉडी से तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उससे तो हम रिफ्लेक्शन रिड्यूस नहीं कर सकते। तो लेकिन जब हमने देखा कि जो सॉफ्ट सरफेस है, सॉफ्ट सरफेस के रिफ्लेक्शन रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जिधर भी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो या जिधर भी हमने कोई फंक्शन करना हो, ठीक है बच्चों, तो उधर हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट सरफेस यूज़ करते हैं। इसको कालीन भी कहते हैं। रॉक का मतलब होता है कालीन, ठीक है, समझ आ रही बात बच्चों। तो उधर अब अगर आप ये मटेरियल यूज़ करें तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कम होगी, जितनी रिफ्लेक्शन कम होगी इतनी साउंड आप तक क्लियर पहुंचेगी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि जब अनडिज़ायरेबल साउंड हो उसको अगर हम सॉफ्ट सरफेस से या पोरस सरफेस से जज़ब कर लें तो हमारे पास जो साउंड होगा वो हमें क्लियर सुनाई देगा। अब बच्चों देखो, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो मीटिंग्स हॉल होते हैं, आपके पास बड़े बड़े फंक्शनिंग हॉल होते हैं, मीटिंग्स हॉल होते हैं, उनके अंदर सीलिंग की जाती है। अक्सर आप देखते हो ना कि जो मीटिंग हॉल होता है उनके अंदर सीलिंग होती है, अगर सीलिंग ना भी हो उनके अंदर कारपेट बिछे होता है। अब बच्चों उसकी वजह क्या होती है कि आप जब बोलो तो आपका साउंड जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है, और वो आपको आवाज़ जिधर जिधर बंदे बैठे हो आपको आपका जो साउंड है, आवाज़ है, वो क्लियर हर बंदे तक पहुँचे। समझ आ रही बात। ये जो सीलिंग होती है ये भी इस मेथड में आती है। सीलिंग जो आप करते हो, सीलिंग कमरे की या कारपेट उसके अंदर बिछा देते हो, ये भी क्या तरीक़ाकार है, ये भी इम्पॉर्टेंट ऑफ अकस्टेंस है, यानी कि अनडिज़ायरेबल साउंड को कम करने का तरीका है। बच्चे आप रोज़मर्रा लाइफ में इसको बेशक देख भी सकते हैं कि एक खाली रूम है, उसके अंदर आप बोलें, बिल्कुल खाली है, सीलिंग भी नहीं, कारपेट भी नहीं, सिंपल उसके ऊपर वो फ्लोर फर्श बना हुआ है, तो वो आवाज़ गूंजेगी। लेकिन अगर एक कमरे के अंदर सीलिंग भी है, फर्श भी है, सॉरी कारपेट भी बिछा हुआ है, तो आप बेशक जज कीजिएगा कि जब आप बोलोगे आपकी आवाज़ गूंजेगी नहीं, बल्कि वो मोटी, भारी और क्लियर आवाज़ सुनाई देगी आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सीलिंग और जो कारपेट बिछ होती है, क्लीन वगैरह, ये भी अनडिज़ायरेबल साउंड को जज़ब करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बच्चे देखें, अक्सर ये होता है कि जब मीटिंग्स हॉल होते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स हॉल हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, ऑडिटोरियम वगैरह हो गए, ठीक है, लेक्चरार रूम हो गए, हॉल हो गए। अब बच्चे होता क्या है कि अगर उनके दरमियान सीलिंग ना हो या उनके दरमियान कारपेट बिछा ना हो या उनको कर्व ना बनाया जाए, कर्व हमेशा बात याद रखना ना कि जो कर्व सरफेस होती है ना वो भी रिफ्लेक्शन को बहुत ज़्यादा कम करती है, यानी कि जो अनडिज़ायरेबल सॉरी साउंड होता है उसको बहुत ज़्यादा कम करती है। और वो आगे मैं बताता हूँ किस तरह। अब देखिए ना बच्चों, जब एक आवाज़ जी देखिए ना इधर ला के ये सुनाई दे रही है, फिर ला के सुनाई दे रही है, फिर ला के सुनाई दे रही है, जब बार बार रिफ्लेक्शन होगी, जब बार बार क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, आवाज़ गूंजेगी, बार बार लग के आपके कानों तक आवाज़ रिफ्लेक्ट होगी, बार बार पहुंच रही है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। समझ आ रही बात। इस बुक में भी उसने दिए हुए है जे द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, फिर ठीक है, द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ बॉडी, द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो जब बार बार दीवार के साथ या किसी भी सरफेस के साथ साउंड ला के बार बार आपके कानों तक पहुंचता है, बार बार रिफ्लेक्शन, एक दफ़ा आई फिर आई फिर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज़, तो वो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी तो वो क्या पैदा हो जाएगा, रिवर्बरेशन। और जब रिवर्बरेशन पैदा होगा तो आपको साउंड क्लियर सुनाई नहीं देगा, ठीक है बच्चों। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे मीटिंग्स हॉल होते हैं, ठीक है, लेक्चरर रूम होते हैं,
यहाँ आपके पास ऑडिटोरियम होते हैं, ठीक है, ETC, इनके जो फ्लोर होता है यानी कि छत होता है उसको कर्व बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात या नहीं आ रही? इसकी जो आपके पास उसने लिखा हुआ है कि इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कर्व बना देते हैं। ठीक है, अब बच्चों इनका जो फॉर एग्जाम्पल देखें इस तरह कर्व बनाते हैं। ठीक है, अब साउंड क्या इधर लगा इधर पहुंचा, दूसरी तरफ से इधर लगा इधर पहुंचा, फिर इधर ला के इधर पहुंचा। अब क्या होगा कि जिधर जिधर ऑडियंस बैठी है, चाहे इधर बैठी है चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, सब तक साउंड क्या होगा, पहुंचेगा। सब तक बच्चों साउंड आपके पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है, इसने जो लिखा हुआ है जैसे ड्यू टू द रिफॉर्मेशन द ऑडिटोरियम हॉल बैलेंस मस्ट बी अचीव बिटवीन द, ठीक है, ये सारा उसने लिख दिया है। तो बच्चों जब कर्व सरफेस होगी तो कर्व सरफेस से हमें ये फ़ायदा होगा कि कर्व सरफेस से के ज़रिए हमारा जो साउंड होगी, हमारी जो आवाज़ होगी वो हर एक ऑडियंस तक, जो ऑडियंस में बैठी हर एक तक पहुंचेगी। और फिर दूसरी बात में इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखिए ना, आप रिफ्लेक्शन हो के इधर पहुंची, दूसरी तरफ इधर पहुंची, तीसरी दफ़ा इधर पहुंची, अब एक ही जगह पे वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, वो बार बार चेंज हो रही है। जब बार बार चेंज होगी तो कुछ इधर आएगी, कुछ इधर आएगी, कुछ इधर आएगी, कुछ इधर, कुछ इधर, तो उससे फिर रिवर्बरेशन पैदा नहीं होगी, वो फिर साउंड क्लियर सुनाई देगा। इसलिए बच्चों आप इशाक जांच कीजिएगा कि जो ऑडिटोरियम्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या किसी जगह भी जहाँ जो आपके पास सेमिनार हॉल होते हैं, स्टेज ड्रामा होता है, उधर जब स्टेज बनते हैं तो बच्चों उधर सब थिएटर जो हॉल होते हैं, थिएटर रूम, ठीक है, उधर सब जो ज़्यादातर होते हैं उन्होंने कर्व फ्लोर जो होते हैं, छत जो होते हैं उन्होंने कर्व बनाए होते हैं। ठीक है, क्यों? उसकी वजह क्या होती है कि हर ऑडियंस तक उसकी आवाज़ पहुंचती है और रिफ्लेक्शन बार बार नहीं होती। फिर बच्चों दूसरी बात क्या है, दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर हम जो स्टेज है उसकी बैक साइड पे, ठीक है, आप जो उसकी बैक साइड है उस पर कोई रिफ्लेक्टिंग बोर्ड रख दें। ठीक है, स्टेज की बैक साइड पे रिफ्लेक्टिंग बोर्ड रख दें। अब बच्चों क्या होगा कि जब आप बोलोगे तो वो साउंड जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और फिर हर एक बंदे तक पहुंचेगा। यानी कि जो इधर जिस तरह आप देखें फॉर एग्जाम्पल इस बुक वाले ने बनाई हुई है, ठीक है, अब रिफ्लेक्शन हो रही है ना, इस स्टेज के ऊपर जाके जो बोर्ड पड़ा है इसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगी बार बार। इस स्टेज या बोर्ड के ऊपर बच्चों बार बार क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। जब इसके ऊपर बार बार रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्ट होगी वो इधर, फिर हर एक ऑडियंस तक वो क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। और जब बार बार अब वो बोर्ड रखने का बच्चों फ़ायदा क्या है, बोर्ड रखने का वो फ़ायदा इसलिए रिफ्लेक्टिंग बोर्ड कि जब आप बोलोगे बहुत ज़्यादा तो रिफ्लेक्शन उधर होगी, उधर कुछ ना कुछ जज़ब हो जाएगी, जज़ब हो के बाकी क्या हो जाएगी, ऑडियंस तक पहुंच जाएगी आपकी साउंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप हमारे पास जो है ना वो रिवर्बरेशन यानी कि जो आपके पास अनडिज़ायरेबल साउंड पैदा हो रहा है, जो बार बार रिफ्लेक्शन हो रही है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये पढ़ा, हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक साउंड है जो अनडिज़ायरेबल साउंड है और उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा मेथड है, तो मैंने आपको बताया कि हम उसको एक सॉफ्ट सरफेस के ज़रिए, जहाँ पोरस सरफेस के ज़रिए क्या करेंगे, जज़ब कर लेते हैं, अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? और इसकी फिर मैंने मिसाल आपको ये दी कि मीटिंग्स हॉल होते हैं, ये जितने भी सारी बातें मैंने आपको बताई उसको कर्व बनाया जाता है, या पीछे उसके इस तरह पर्दे जिस तरह आप देखते हैं लगे होते हैं, या क्लीनें बिछी होती हैं, वो क्या करती हैं, अनडिज़ायरेबल साउंड को जज़ब करती हैं और बाकी को आपका तक क्लियर तक की आवाज़, आपको क्लियर का आवाज़ आप तक पहुँच जाती है उस वजह से। ठीक है बच्चों,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक था कि ये कैसे होता है और इसको ख़त्म कैसे किया जाता है, कर्व सर्फेस बनाकर, कोई सॉफ्ट सरफेस यूज़ करके। ठीक है बच्चे, आप देखते हैं ना कि मीटिंग्स हॉल होते हैं ना, जो कम छोटे मीटिंग्स हॉल होते हैं, उनमें अक्सर सीलिंग भी होती है, कारपेट बिछा है, उसमें ये भी फ़ायदा होता है, आपकी रिफ्लेक्शन आवाज़ होती है वो बार बार गूंजती नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं होती। हर एक ऑडियंस का जो बंदा बैठा होता है, मतलब जो मीटिंग हो रही होती है, उस तक आवाज़ क्लियर पहुँचती है। और दूसरा ये भी उसका बड़ा एक मतलब फ़ायदा आप कह लें कि उसमें आ जाता है कि जब अगर गूंज बच्चों ज़्यादा हो ना, बढ़ जाए, रिफ्लेक्शन हो तो गूंज बढ़ती है, आपकी आवाज़ फिर दूर तक चली जाती है। लेकिन जब आपके पास रिफ्लेक्शन कम होती है, गूंज कम हो जाती है, तो आपकी आवाज़ क्लियर पहुंचती है हर बंदे तक। जब रिफ्लेक्शन कम होती है तो फिर आपकी आवाज़ बाहर दूर तक नहीं जाती। फिर उससे ये भी फ़ायदा होता है कि वो जो आपकी मीटिंग होती है वो यानी कि वो आउट बाहर के लोग भी नहीं सुन सकते। ठीक है, समझ आ रही बात बच्चों? तो ये एक वैसे अगर आप देखें तो इसका ये भी तो फ़ायदा है ना कि जितनी आवाज़ कम होगी, धीमी होगी, आपकी चीज़ें वो सीक्रेट रहेंगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास था कि इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, और इससे पीछे हमने नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ा था, जो उसी से रिलेट करता है टॉपिक। आगे हम देखेंगे कि इंसान जो है वो कितनी आवाज़ सुन सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है, उस पर यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है ना जो जानवर हैं, ठीक है, जो परिंदे हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी भी एक सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है जो उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते, ना उससे वो कम सुन सकते हैं, ना वो उससे ज़्यादा सुन सकते हैं, ना वो उससे कम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है वो 2-3 मिनट्स का, फिर अगला डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।